तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर था अपना 11th क्लास का फिजिकल वर्ल्ड, उसके अंदर अपन ने देखा कि भाई फिजिक्स क्या होता है। हमने देखा कि भाई फिजिक्स जो है वो है नेचर की स्टडी। तो नेचर की जब अपन स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो अपन ने उसका ओरिजिन भी देखा, वहाँ पे किस वर्ड से फिजिक्स वर्ड जो है वो बना है। अब अपन को क्या करना है फिजिक्स के अंदर, तो नेचर की स्टडी करनी है, नेचर को ऑब्जर्व करना है। अब अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे तो नेचर के लिए लॉज बनाओगे। अब लॉज कैसे बनाओगे भाई? किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, उसके बारे में बात करोगे, तो किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए अपन को क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए। फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? कैसे समझते हैं अपन फिजिक्स को? फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे को फिजिक्स पढ़नी है तो मैथमेटिक्स चाहिए क्या? मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट अपन को मैथमेटिक्स की चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए। भाई लैंग्वेज है ना। अब लैंग्वेज तो जैसे इंग्लिश है, आपको इंग्लिश अगर बोलनी है, इंग्लिश अगर समझनी है, तो आप क्या करते हैं? बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं और बेसिक सेंटेंस फ्रेमिंग आपको आनी चाहिए। ऐसे ही क्या है कि भाई फिजिक्स की लैंग्वेज तो मैथमेटिक्स है, तो आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब अपन बेसिक मैथ का यूज़ करके नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे। चीज़ों का मेजरमेंट कैसे करेंगे? चीज़ों का मेजरमेंट ऐसे करेंगे कि अपन ने किसी को देखा नेचर के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई सामने से जा रहा है पर्सन, हमने देखा उसको चलते हुए, हमने उसको चलते हुए देखा, तो हमने देखा कि भाई उसने कुछ टाइम तक मूव किया है, कुछ टाइम तक वो वॉक कर रहा था। कितने टाइम तक? मेजर करना पड़ेगा टाइम, ठीक है ना। उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा अपन को। उसने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस एक फिक्स टाइम के अंदर कवर किया, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है ना, तो वो स्पीड अपन को मेजर करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ उसका वेट है, वो अपन मेजर कर सकते हैं। तो जब अपन किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने के लिए कुछ चीज़ें अपन नेचर में, कुछ चीज़ों की ज़रूरत अपन को पड़ती है। लॉज बनाएंगे, लॉज बनाने के लिए इक्वेशंस चाहिएगी, तो वो इक्वेशंस किसकी बनेंगी? तो वो इक्वेशंस बनती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो अपन को नेचर की स्टडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या हैं भाई ये फिजिकल क्वांटिटीज़? इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई कोई सामने से पर्सन गया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो डिस्टेंस कवर किया, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी, उसका कुछ ना कुछ वेट था, तो यही सब तो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी वो हैं जिनको आप मेज़र कर सको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा भाई ये क्या चक्कर है? ये डायरेक्टली मेजर करना और इनडायरेक्टली मेजर करना, ऐसे कौन सी क्वांटिटीज़ आ गई भाई जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करते हो? अच्छा क्वांटिटीज़ तो मैंने बता दिया ना, कौन सी है क्वांटिटीज़। देखो डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, ये ऑब्जर्व करने के काम में आती है, इसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी ने किसी को पुश किया, पुल किया, तो फोर्स लगाया, तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, आगे इस चैप्टर में अपन देखेंगे। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में से कुछ को तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, कुछ को आप इनडायरेक्टली मेजर करते हो। कैसे करते हैं भाई? मान लो एक पर्सन है, यहाँ से यहाँ तक चला, वो यहाँ से यहाँ तक चला, कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर किया, अपन ने क्या किया? मीटर स्केल लिया, उस डिस्टेंस को मेजर कर लिया, तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। अपन ने उसको यहाँ से स्टार्ट करते हुए देखा, यहाँ अपन ने उसको रुकते हुए देखा, तो यहाँ अपन ने अपना वॉच देखना स्टार्ट किया, यहाँ तक अपन ने अपनी वॉच को देखा, अपन ने देखा कि भाई वो 10 मिनट्स तक चला था, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया।
तो डायरेक्ट किसी डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का की हेल्प से अपन लोग अगर मेजरमेंट करते हैं तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। पर मान लो मैं ये कहूँ कि भाई इसकी स्पीड क्या थी, स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैलकुलेशन करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डायरेक्ट मेजरमेंट थोड़ी हुआ, स्पीड मेजर करनी है तो डिस्टेंस मेजर करो, टाइम मेजर करो, डिवाइड करो तो अपने पास स्पीड आएगी। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो स्पीड का मेजरमेंट है वो क्या है, वो एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो इस तरह स्पीड भी एक क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। दैट मीन्स जिसको आप नेचर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें वो आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अच्छा, जिनको मेजर नहीं कर सकें वो, जैसे मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे को हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर कितना लगता है, मेरे से कोई पूछे कितना डर लगता है बताओ, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा मेजर कर सकते हैं क्या आप उसको? 1 kg डर लगता है आपको, आपको 1 मीटर डर लगता है, आपको 1 आवर डर लगता है। कितना लगता है भैया आपको? आपको 1 मीटर पर सेकंड से डर लगता है। मेजरमेंट क्या है उस डर का? आज आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश। कितना खुश हैं आप? कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा। कैसे मेजर करेंगे? नहीं कर सकते। आपकी खुशी को मेजर नहीं कर सकते, हम आपके डर को मेजर नहीं कर सकते। आप 2 दोस्तों में कितनी दोस्ती है हम तो मेजर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ओनली दोज विच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड। जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें वही फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। आई बात समझ में? क्या है फिजिकल क्वांटिटी? अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिजिक्स में लिखने का एक फ़िक्स मेथड होता है, एक फ़िक्स तरीके से अपन इनको लिखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ। Q इज़ माई फिजिकल क्वांटिटी। ये Q हो गई फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में होती हैं 2 चीज़ें, एक तो होता है N और एक होता है U। अभी भाई N क्या हो गया? ये क्या है N? ये N तो नंबर है, ठीक है। ये नंबर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो किसी एक फिक्स क्वांटिटी, वो फिक्स क्वांटिटी U फॉर हो गया यूनिट। यूनिट इज व्हाट? इट इज़ द फिक्स क्वांटिटी और फिक्स अमाउंट, प्री डिफाइंड अमाउंट। किसी भी चीज़ का प्री डिफाइंड अमाउंट या प्री डिफाइंड अमाउंट या फिर प्री डिफाइंड क्वांटिटी। तो ये प्री डिफाइंड क्वांटिटी का कितना टाइम्स है वो क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करता है। मतलब अगर अपन एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स क्वांटिटी से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में कितना टाइम्स अपनी फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन बताता है? वो एन बताता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस कितना है? लेट 5 मीटर, ठीक है। तो मीटर इज यूनिट एंड दिस एन इज 5। तो आप ये बता रहे हैं कि भाई एक मीटर, 1 मीटर इज फिक्स, प्री डिफाइंड है। वो साइंटिस्ट ने पहले से डिफाइन कर रखा है कि भाई 1 मीटर इतना होता है। तो अपन ये कह रहे हैं कि अपनी जो क्वांटिटी है ना, अपन का जो डिस्टेंस है जो अपन ने कवर किया है वो क्या है? उस प्री डिफाइंड क्वांटिटी 1 मीटर का कितना टाइम्स है? उसका 5 टाइम्स है। तो ये एन क्या बता रहा है? ये कंपैरिजन बता रहा है किसके साथ? यूनिट के साथ, उस फिक्स क्वांटिटी के साथ, ठीक है ना। अच्छा, ये तो क्या प्री डिफाइंड है ना। एक सिंपल सा फिजिकल वर्ल्ड से एग्जांपल ले लूँ मैं। जैसे मैं ये बोलूँ भाई रामायण महाभारत आजकल सब देख रहे हैं, टीवी पे चल रही है लॉकडाउन में, है ना।
तो महाभारत में एक जगह कहते हैं कि भाई जो भीम था ना, भीम भीम पांडव में से है ना, एक भाई था पांडवों का। तो भीम के अंदर जो पावर थी ना, कितनी पावर थी उसके अंदर? उसके अंदर थी भाई 1000 एलिफेंट के इक्वल पावर, मतलब 1000 हाथियों के बराबर पावर थी भीम में, ऐसे बोला उसमें, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई द पावर ऑफ भीम इज 1000 टाइम्स ऑफ द पावर ऑफ एलिफेंट। ये हो गया ना मतलब। तो अगर मैं इसको एक क्वांटिटी मानूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी मानूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं उसकी पावर को, तो वो कितनी है? n इज़ 1000 एंड यूनिट इज़ एलिफेंट पावर। मतलब मैंने क्या किया कि भाई जो एलिफेंट, किसी एक एलिफेंट के अंदर जो पावर है उसको मैंने क्या मान लिया? एक प्री डिफाइंड क्वांटिटी, मतलब मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब भाई जो यूनिट है उससे अपन अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं कि अपनी फिजिकल क्वांटिटी उस फिक्स अमाउंट, जो यूनिट बोल रहा हूँ मैं जिसको, उसके कंपैरिजन में कितनी है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई भीम की पावर कितनी है? 1000 टाइम्स ऑफ एलिफेंट पावर, तो एलिफेंट पावर इज माई यूनिट, ठीक है। और उससे मेरी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज भीम पावर, वो कितने टाइम्स है? वो है 1000 टाइम्स, ठीक है ना। लेकिन क्या अपन ने साइंस में कभी ऐसा देखा है क्या? साइंस में कभी अपन ने ऐसा देखा है क्या कि अपन ने ऐसे यूज़ कर लिया हो कि भाई आपके अंदर पावर कितनी? पावर 9th और 10th क्लास में तो अपन ने पावर पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वहाँ अपन ने कभी ऐसा देखा कि अपन ने यूज़ किया हो कि भाई कोई भी इंजन है और वो कितना पावरफुल है, कोई मोटर है वो कितनी पावरफुल है? एलिफेंट पावर का 1000 टाइम्स ना, यूज ही नहीं करते अपन। इसको तो मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया है, एक फिजिकल एग्जाम्पल में लिया है, लेकिन फिर भी इसको अपन साइंस में यूज़ नहीं करते। साइंस में तो अपने पास क्या है, पहले से कुछ डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं, प्री डिफाइंड यूनिट्स हैं। उन्हीं प्री डिफाइंड यूनिट्स से अपन अपनी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ऐसा क्यों है? अपन अपनी खुद की नई यूनिट क्यों नहीं बना सकते भाई? जब अपन कह रहे हैं कि भाई यूनिट इज़ एक फिक्स मिनिमम अमाउंट, क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट से कंपेयर कर लिया अपन ने, तो मैं बना लूँ ना, बना सकता हूँ ना। मैं ऐसे बोल दूँ कि भाई मेरा वेट कितना? वो एलिफेंट के वेट का 1/4, ऐसे मान लूँ, इतना तो होगा, है ना। तो मेरा वेट कितना हो गया? माई वेट। तो वेट इज़ फिजिकल क्वांटिटी कितना हो गया भाई? 1/4 इंटू एलिफेंट वेट। बोल सकता हूँ क्या ऐसे? तो एलिफेंट वेट यूनिट बना सकता हूँ क्या मैं अपनी? नहीं बना सकता क्या? अच्छा, वेट के लिए अपन जो यूनिट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? केजी। केजी में लेके आते हैं अपन, मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, तो जब उसका वेट होता है तो केजी में उसका वेट होता है, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो क्विंटल के अंदर लेके आते हैं, है ना, टन में लेके आते हैं, ऐसे लेके आते हैं, मीट्रिक टन में लेके आते हैं। लेकिन नॉर्मल जो अपन मेजरमेंट करते हैं वो तो केजी में करते हैं। ऐसे क्यों नहीं कर सकते एलिफेंट वेट? इसलिए नहीं करते क्योंकि जो यूनिट है ना, यूनिट क्या होनी चाहिए? वो एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, ठीक है ना भाई। और वो फिक्स अमाउंट कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब वो हर जगह उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। वो टेम्परेचर से, प्रेशर से या फिर टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। साथ में वो हर जगह इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, जिसको एज अ यूनिट आप ले रहे हो, वो एक तो यूनिवर्सली फिक्स अमाउंट होना चाहिए, वो कभी भी चेंज ना हो। ना उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े, ना उस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़े, ना उस पर टाइम का इफेक्ट पड़े, और वो हर जगह इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब भाई अगर मैं मान लो यूनिट ले लूँ एलिफेंट वेट, कौन से हाथी का वजन ले रहे हो आप? छोटा हाथी, बड़ा हाथी, उससे बड़ा हाथी, हाथी की माँ, हाथी के पापा, हाथी छोटा वाला बच्चा, कौन से वाले हाथी का वेट ले रहे हो आप? फिक्स थोड़ी है ना। क्या सारे हाथियों में एक जैसा वजन होता है क्या? नहीं होता। तो भाई यूनिवर्सली फिक्स अमाउंट तो नहीं है। टाइम के साथ चेंज हो जाएगा क्या? भाई टाइम के साथ चेंज हुआ, हाथी अभी भी पैदा हुआ, कम वेट होगा, और बढ़ गया, और ज़्यादा वेट बढ़ गया, बड़ा हो गया, यंग हो गया, अडल्ट हो गया, और अच्छा वजन हो गया उसके अंदर, धीरे धीरे क्या होगा?
ओल्डर एज पे जाएगा, फिर वेट घटता जाएगा, वेट कम होता जाएगा उसका। तो टाइम के साथ तो उसका वेट चेंज हो रहा है। ईजिली अवेलेबल है क्या? मैं यहाँ किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास एक हाथी है, उस हाथी से मैंने मेजरमेंट कर लिया, मेरे पास छोटा हाथी है। किसी के पास यूएस में अमेरिका में किसी के पास बड़ा हाथी है, उसने वहाँ उस बड़े हाथी से मेजरमेंट कर लिया, तो मेरे हाथी का वेट और उसके हाथी का वेट तो अलग अलग है। ऐसा है ना। अब मान लो मेरे को यहाँ मेजरमेंट करना है, मेरे पास तो हाथी है, किसी को रशिया में मेजरमेंट करना है, उसके पास हाथी नहीं है, तो क्या यहाँ से हाथी लेके जाएंगे? क्या नहीं लेके जाएंगे ना। तो ऐसी चीज़ अपन यूनिट में मानते हैं जो हर जगह इजीली अवेलेबल हो, प्री डिफाइंड हो, और जो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको हम एज यूनिट यूज़ करते हैं। अब क्या है भाई कि ये जो यूनिट्स हैं ना, ये यूनिट्स पुराने टाइम में तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होती थी, अपनी लोकल यूनिट्स चलती थी। जैसे अपन इंडिया में क्या करते थे कि अपन को वेट मेजर करना है, छोटा वेट होता था, तोला में मेजर करते थे, है ना, मासा में मेजर करते थे। अभी आपके घर में क्या है, आपकी दादी, नानी, मम्मी वगैरह, इनसे आप पूछोगे ना तो ये आपको बताएंगे अभी भी गोल्ड क्या तोला में आता है। गोल्ड लेने मार्केट जाते हैं ना अपन, तो ऐसे मार्केट में गोल्ड ऐसे खरीदते हैं, 1 तोला 2 तोला 3 तोला गोल्ड खरीदेंगे अपन, है ना, ग्राम में, केजी में, ये चलता है, ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है। लेकिन हम लोग जब घर के लिए लाते हैं तो किस में लेके आते हैं? तोला में लेके आते हैं। लेकिन अपने तो बुक्स के अंदर कभी तोला पढ़ा ही नहीं कि भाई तोला किसकी यूनिट है, वेट की यूनिट है। गोल्ड का वेट होता है उसमें, लेकिन अपन ने बुक्स के अंदर तो पढ़ा ही नहीं, तो वो अपनी लोकल यूनिट है। अपन कभी क्या है, गाँव की तरफ जाएँ, है ना, बहुत सारे बच्चे होंगे गाँव के, तो वो गाँव की तरफ जाएँ तो अभी कभी क्या है कि गाँवों में जाके जब ये पूछते हैं कि भाई आपकी फसल तैयार हो गई, कितनी हुई, तो वो आपको बताएगा इस बार तो भाई 40 मन गेहूँ हुआ, या 40 मन चावल हो गया, या 50 मन सरसों हो गई। तो वो मन क्या है? अपन ने तो कभी बुक्स के अंदर मन को पढ़ा ही नहीं। क्या है वो? दैट इज आवर लोकल यूनिट। तो इस तरह की लोकल यूनिट्स सारी कंट्रीज़ में, सारे रीजन्स में अपने अपने फेमस होंगे। तो सारी जो यूनिट्स थीं, वो सारी यूनिट्स हर जगह डिफरेंट डिफरेंट थीं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं था कोई। आपस में जब एक्सचेंज करते थे चीज़ों को, तो एक्सचेंज करने के लिए फिर वो फिक्स यूनिट्स यूज़ नहीं करते थे। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि भाई कुछ यूनिट्स साइंटिस्ट ने मानी जो एक जैसी दुनिया भर में अप्लाई की गई, तो उसके लिए फिर आए सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो कुछ सिस्टम दिए गए यूनिट्स के, और उन सिस्टम्स को पूरी दुनिया में एक जैसे अप्लाई किया गया। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ, तो भाई जो हाथी की पावर है उसको तो अपन यूज़ ही नहीं कर सकते एज अ प्रैक्टिकल यूनिट। क्यों नहीं कर सकते? वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि वो यूनिवर्सली सेम नहीं है और वो टाइम के साथ चेंज होती है। तो फिर अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फिर क्या, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए, और उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर क्या किया गया? यूनिफिकेशन किया गया, एक जैसी यूनिट्स लाई गई पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और कि अपन ये कह रहे हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी Q इज N × U, बोला था अभी स्टार्टिंग में चैप्टर के में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? किसी फिक्स अमाउंट यूनिट का n टाइम्स होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डिस्टेंस को ही ले लूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस को अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा कि भाई पहले बोल रहा हूँ मैं डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं ये बोल रहा हूँ मेरा डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, किलोमीटर के साथ मीटर भी तो है, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, है ना। तो 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर, वो होगा क्या? ऐसे ही होगा ना भाई, 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। तो क्या हो रहा है कि भाई देखो, किलोमीटर मीटर से बड़ा यूनिट है ना। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, है ना। तो किलोमीटर इज लार्जर यूनिट। तो किलोमीटर से जैसे ही मैंने मीटर किया,
वैसी जो n की वैल्यू वो क्या हो गई, देखो इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप अपनी यूनिट को स्मॉल करते हो वैसे ही आपकी जो n की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। 5 किलोमीटर, 5000 मीटर, किलोमीटर का किया मैंने मीटर, मतलब यूनिट को किया छोटा, तो 5 से हो गया 5000, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अच्छा है दोनों सेम ही, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, मतलब रिप्रेजेंटेशन में बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो n है ना, n वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, u के। मतलब जैसे जैसे आपकी यूनिट्स रिड्यूस होंगी वैसे वैसे n की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो अपन ने इस एग्जांपल से समझ लिया। तो अब अपन आते हैं किस पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में अपन लोग बात कर रहे थे। तो क्या हुआ कि भाई लोकल तो बहुत सारी यूनिट्स पॉपुलर थी, तो लोकल बहुत सारी पॉपुलर यूनिट्स थी, तो उनको उनका यूनिफिकेशन करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कुछ सिस्टम मेजरमेंट के लिए लाए गए, जिसमें 3 जो थे, देयर आर 3 बेसिक सिस्टम्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। सबसे पहला जो सिस्टम था दैट वाज CGS सिस्टम, ठीक है। सेकेंड इज FPS सिस्टम। पहले इन 2 के बारे में ही अपन बात करें। CGS सिस्टम जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट लाया था जिसका नाम था गॉस, इसलिए इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, गॉसियन सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। दैट मीन्स इस सिस्टम के अंदर डिस्टेंस को मेजर किया गया सेंटीमीटर में, वेट को मेजर किया गया ग्राम के अंदर, और टाइम को मेजर किया गया सेकंड के अंदर, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम था दैट इज FPS सिस्टम। इसको अपन ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ब्रिटेन में पॉपुलर होगा, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस था उसको फुट में मेजर किया गया, वेट को पाउंड में मेजर किया गया, और टाइम को तो वही सेकंड में मेजर किया गया। तो इसका मतलब ये हो गया CGS मीन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम, एंड FPS इज फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। तो ये 2 जो सिस्टम हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आए। अब क्या है कि जो CGS सिस्टम है इसमें देखो सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट हो गई, G फॉर ग्राम भी एक बहुत छोटी यूनिट हो गई, तो CGS को मॉडिफाई किया और CGS से हो गया ये MKS। MKS मीन्स M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। मतलब इस सेंटीमीटर का तो मीटर कर दिया और एक ग्राम का कर दिया क्या, किलोग्राम। तो ये जो MKS सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, तो ये 3rd सिस्टम था जो एक्चुअली में इसी का अपडेटेड फॉर्म है। अच्छा ये इसमें क्या है कि देखो मीटर डिस्टेंस के लिए, किलोग्राम वेट के लिए, सेकंड टाइम के लिए, उसके बाद क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक करंट भी आ गया, ठीक है, उसको भी अपन मेज़र करने लग गए। तो इसी में क्या हो गया कि भाई इसी में MKSA हो गया ये, मतलब M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड एंड A वो करंट की यूनिट क्या होती है भाई, वो होती है एम्पियर। तो करंट को भी मेजर कर दिया, तो दिस सिस्टम बिकेम MKSA सिस्टम, ठीक है। तो इनसे क्या हुआ कि यूनिफिकेशन की एक कोशिश तो हुई, फिर भी यूनिफिकेशन हुआ नहीं। क्यों कि भाई कुछ कंट्रीज ये CGS को मानती थी, कुछ FPS को मानती थी, फिर ये CGS MKS हो गया, तो कन्फ्यूजन तो अभी भी था। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, CGPM। ये क्या है भाई, दिस इज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, W तो है ही नहीं, एक्चुअली में ये है फ्रेंच नेम, ठीक है भाई,
तो ये इसके फ्रेंच नेम की शॉर्ट फॉर्म है, अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट है उसने क्या किया कि भाई 1960 में यूनिफिकेशन किया। ठीक है, एक्चुअली में तो उन्होंने क्या किया कि भाई जो MKSA है ना, इसी MKSA को अपडेटेड फॉर्म में वो ले आए और 1960 में वो एक नया सिस्टम लेके आए। उस सिस्टम को बोला गया SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो S और I ये भी क्या है, फ्रेंच नेम है। ठीक है, तो फ्रेंच नेम वो नीचे आपको दिखेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया है। तो वो फ्रेंच नेम उसका मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस SI यूनिट को, इस SI सिस्टम को अप्लाई किया गया 1960 में और आज ऑलमोस्ट हर कंट्री इसी SI सिस्टम को यूज़ करती है। इस SI सिस्टम के अंदर 3 टाइप की क्वांटिटी अपन को दी गई। फर्स्ट जो क्वांटिटी थी वो थी फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड जो क्वांटिटी थी दैट वाज ड्राइव्ड क्वांटिटी और थर्ड जो क्वांटिटी थी वो थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये 3 टाइप की क्वांटिटीज SI सिस्टम के अंदर डिफाइन की गई। तो अभी अपन देखेंगे अपना SI सिस्टम जो अभी वाइडली पॉपुलर है और साइंस में अपन यही SI सिस्टम हर जगह यूज़ करते हैं। फिजिक्स में भी अपन जितनी क्वांटिटीज़ मेजर करेंगे वो कहाँ मेजर करेंगे, वो SI सिस्टम के अंदर ही उनका मेजरमेंट होगा। तो अपन को तो क्या करना है, अपन को तो SI यूनिट को, SI सिस्टम को स्टडी करना है। अभी इस समय फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजर होती हैं SI यूनिट में ही मेजर होती हैं। अपन SI यूनिट्स को ही सब सारी जगह पे यूज़ करते हैं। तो अभी अपन देखें SI सिस्टम। तो SI सिस्टम किसने दिया था, CGPM, है ना। क्या थी फुल फॉर्म, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है भाई। अब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट ने जब SI सिस्टम दिया तो ये SI सिस्टम 1960 में अभी अपन ने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 टाइप की क्वांटिटीज़ अपन को बताई गई। तो फर्स्ट जो क्वांटिटी थी दैट वाज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड जो मेरी क्वांटिटी थी दैट वाज ड्राइव्ड क्वांटिटी। और थर्ड जो क्वांटिटी थी मेरे पास दैट वाज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है भाई। तो ये 3 टाइप की क्वांटिटी मेरे को SI सिस्टम के अंदर बताई गई। उन्होंने बोला कि भाई ये 3 क्वांटिटी हैं। ठीक है, पूरी साइंस के, पूरी फिजिक्स के अंदर। तो क्या क्या है भाई ये तीनों क्वांटिटी, देखें। सबसे पहले बात करें अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। नाम बता रहा है फंडामेंटल मतलब बेसिक। बेसिक मतलब क्या, बेसिक फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीखी, इंग्लिश सीखने के लिए क्या सीखा, अल्फ़ाबेट सीखे। जितने वर्ड्स हैं वो तो अल्फ़ाबेट से बनेंगे। ठीक है, और फिर उन्हीं से सेंटेंस फ्रेम होंगे। तो बेसिक क्या हो गया इंग्लिश का, अल्फ़ाबेट हो गया। तो इसी तरह क्वांटिटीज़ का बेसिक क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। मतलब उन क्वांटिटीज़ का यूज़ करके अपन अदर क्वांटिटीज़ को फ्रेम कर सकते हैं, अदर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को किन्हीं और क्वांटिटीज़ से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जैसे A to Z 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास। ठीक है, उसमें A B C D E F अल्फ़ाबेट्स हो गए। ए को ओनली ए से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए को सी से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ए मीन्स ए फिक्स है भाई, किसी और से ये रिप्रेजेंट नहीं होगा। उसी तरह फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी
अगर कोई है तो वो खुद से ही रिप्रेजेंट होगी, किसी और से रिप्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके अपन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाएंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके अपन क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिनसे अदर क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती हैं, या फिर जो अपने आप में यूनिक हैं और वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं टोटल 7। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है लेंथ, सेकंड है टाइम, थर्ड है मास, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, तो टोटल मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे ही फिजिक्स के अंदर 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए मेरे को, यूनिट चाहिए। भाई क्वांटिटी मेजर होगी तो किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करके होगी ना। अब कंपेयर किससे करते हैं, यूनिट से कंपेयर करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जिनसे अपन मेजर करते हैं वो अपनी हो गई क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए फंडामेंटल यूनिट्स। तो लेंथ मेजर होती है किससे, ऐसा सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेंथ मेजर होती है मीटर में, टाइम मेजर होता है सेकंड में, मास मेजर होता है किलोग्राम में, टेम्परेचर मेजर होता है केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट मेजर होगा एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर होगा मोल में। मोल कौन सा पढ़ा है ना अपन ने केमिस्ट्री में। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो मेजर होती है कैंडेला में। भाई सब कुछ पढ़ रखा है, लेंथ पता है, टाइम पता है, मास पता है, टेम्परेचर पता है, करंट पता है, मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है, लेकिन ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बला है और ये कैंडेला क्या है, बाकी सब पढ़ लिया, इन दो के बारे में नहीं जानते अपन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली में क्या है कि कोई भी अपने पास सोर्स है लाइट का। किसका सोर्स है, लाइट का। उस लाइट के सोर्स से लाइट निकल रही है, जैसे आपकी एलईडी से, आपकी ट्यूबलाइट से, आपके बल्ब से। तो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पर सेकंड इमिट होने वाली लाइट का जो अमाउंट होता है, क्या, सोर्स से इमिट होने वाली लाइट का अमाउंट। सो अमाउंट ऑफ लाइट emitted from source in specific direction and per second। तो पर सेकंड किसी भी सोर्स से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो लाइट इमिट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब लाइट सोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। और उसकी जो यूनिट होती है, यूनिट जैसे इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया, वेट को केजी में किया, टाइम को सेकंड में किया, वैसे ही उस इंटेंसिटी को अपन मेजर करते हैं कैंडेला में, ठीक है। अच्छा, इनके लिए सिंबल भी हैं, ये अपना ये एम, एस, के जी, केल्विन के लिए के, ये ए, ये MOL मूल, और ये कैंडेला CD, ठीक है। तो ये 7 मेरे पास क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि भाई देखो, लेंथ की यूनिट है मीटर, ठीक है, अपने आप में यूनिक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते भाई कि लेंथ को मीटर की जगह
सेकंड में मेजर कर दें, कर सकते हैं क्या? अपन किसी से कॉल करके पूछ रहे हैं, हाँ भाई कितना दूर, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, कर देते हैं अपन। फिजिक्स में नहीं कर सकते। फिजिक्स में तो अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कितना दूर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे नहीं बोलेंगे 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो डिस्टेंस का यूनिट नहीं है। तो आप लेंथ को ओनली मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेकंड में नहीं कर सकते, केजी में नहीं कर सकते, केल्विन में नहीं कर सकते, एम्पियर में नहीं कर सकते, मोल में नहीं कर सकते, कैंडेला में नहीं कर सकते। टाइम को ओनली सेकंड में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर नहीं कर सकते। कितना टाइम हो गया, 2 मीटर टाइम हो गया। मास को केजी में कर सकते हैं अपन मेजर, मीटर में नहीं कर सकते। मैं पूछूं मेरा वेट कितना है, बोलूँगा 80 केजी, ऐसे नहीं बोलूँगा 80 मीटर है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल बेसिक इसलिए हैं क्योंकि ये आपस में किसी पर डिपेंड नहीं करती, आपस में इनको किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इनका यूज़ करके अपन और क्वांटिटीज़ बना सकते हैं जिनको अपन बोलते हैं क्या, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे हो गया स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के लिए क्या चाहिए, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। एक तो चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेंथ, एक चाहिए टाइम। तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके मैंने स्पीड बनाई। ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। और ड्राइव्ड क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, ड्राइव्ड यूनिट चाहिए। ठीक है, कैसे चाहिए कि भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और लेंथ का मेजरमेंट होता है मीटर में। कौन से सिस्टम में, ऐसा ही सिस्टम में। ऐसे मत बोलना कि सर सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में होता है लेकिन वो सीजीएस सिस्टम के अंदर होता है। ऐसे भी बोल सकते फुट के अंदर करेंगे सर तो फुट के अंदर हो सकता है, लेकिन एफपीएस सिस्टम में होता है। एसआई सिस्टम में तो ओनली हम किस में करते हैं मेजरमेंट, मीटर में करते हैं मेजरमेंट, किसका, लेंथ का। ठीक है भाई, टाइम का मेजरमेंट तो सेकंड में हो गया। तो इसका मतलब स्पीड की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई भाई, मीटर पर सेकंड हो गई। तो मीटर पर सेकंड, मीटर तो फंडामेंटल यूनिट, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का यूज करके इसको ड्राइव किया, तो ड्राइव किया, इसीलिए ये क्या हो गई, ड्राइव यूनिट हो गई। और क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया, इसलिए वो ड्राइव क्वांटिटी हो गई। तो डिफरेंस समझ में आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी का। फंडामेंटल तो इंडिपेंडेंट है भाई, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी, किसी और से रिप्रेजेंट हो भी नहीं सकती। और ड्राइव्ड को तो बनाएंगे अपन फंडामेंटल से, तो ये साथ ही हैं फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल हैं, ये बेसिक हैं। जब 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट से सारे इंग्लिश के वर्ड्स बने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं। इनसे अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ अपन बना सकते हैं, अनलिमिटेड ड्राइव्ड क्वांटिटी अपन बना सकते हैं। थर्ड पे चलें। थर्ड क्या है, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है कि भाई कुछ और एक्स्ट्रा क्वांटिटी साइंटिस्ट को मिली जो फंडामेंटल नहीं है, मतलब और कोई चीज़ बनाने के काम में नहीं आएंगी। ड्राइव्ड भी नहीं है क्योंकि उनको आप फंडामेंटल से नहीं बना सकते, तो वो 2 एक्स्ट्रा हैं। एक तो है एंगल, ठीक है, और नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। तो ये जो 2 क्वांटिटीज़ है ना, इन 2 क्वांटिटीज़ को बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, अलग हैं, फंडामेंटल में आती नहीं, फंडामेंटल से बनती नहीं, तो ड्राइव्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो एंगल और सॉलिड एंगल है, इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में डाला गया। अब एंगल तो अपन को पता है कि भाई किसी प्लेन में 2 लाइन्स ज्वाइन कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो अपन को शेप मिलेगी वो एंगल हो जाएगी। 2 लाइन, एक ये लाइन एक ये लाइन, दोनों ज्वाइन कर रहे हैं इस पॉइंट पे, जहाँ मिल रही हैं वहाँ क्या बनेगा, वहाँ एंगल बनेगा, प्लेन में अगर मिले तो। ठीक है, अच्छा इसको अपन किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। एंगल को किस में करते हैं, रेडियन में। सर एंगल को थीटा में भी तो करते, डिग्री में भी तो करते हैं ना, थीटा एंगल डिग्री में करते हैं ना, डिग्री में करते हैं, लेकिन एसआई में तो ओनली रेडियन में करते हैं। ठीक है ना, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक सिस्टम की, कौन से की, एसआई सिस्टम की। किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या है भाई, सॉलिड एंगल तो सुना ही नहीं कभी। क्या होता है सॉलिड एंगल? एंगल वो भी सॉलिड,
तो ये सॉलिड एंगल है तो एंगल ही, पर ये एक्चुअली में क्या है, 3D में एंगल है। 3D में एंगल कैसे भाई, मान लो एक ये मेरे पास ये और ये प्लेन है ना, इसको ऐसे समझो कि ये ऐसे है मेरे पास, है ना, ऐसे कर दिया मैंने उसको, ठीक है। इसके ये चारों कॉर्नर से मैंने इसको एक पॉइंट पे ज्वाइन करवाया, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ठीक। यहाँ 3D में कोई ना कोई एंगल क्रिएट होगा ना, नहीं समझ में आया? ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये रूफ है मेरी, है ना, ये पूरी रूफ मैंने ले ली, रूफ के उस एंगल से उस कॉर्नर से एक लाइन निकाली, 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 चारों लाइन आके मिली यहाँ बीच में, यहाँ मिली ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ मिली आके, तो ये बीच में ये एंगल बना ना। ये एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि भाई ये मेरे पास है एक कोन, ठीक है, ये हो गया इसका प्लेन। अब ये प्लेन से सारी लाइंस मिलके अंदर मिल रही हैं ना एक पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे जाके अंदर मिल रही हैं वहाँ 3D में ये एक पूरा एंगल बन रहा है। तो इसी एंगल को अपन बोलते हैं क्या, 3D में जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है भाई। तो ये जो सॉलिड एंगल जो होता है, इसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, ठीक है। बाकी आपको ग्रुप में नोट्स आएंगे तो वहाँ ये आपको कंप्लीट मिल जाएगी टेबल। तो एंगल की जो यूनिट है वो हो गई रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो क्या हो गई, स्टेरेडियन। तो ये अपना क्या है, ऐसा ही सिस्टम है किसके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए।